4 सितंबर 2025 नेपाल के काठमांडू में लोग अपने रोज के रूटीन में थे। लेकिन अचानक एक न्यूज़ आती है जिसने पूरे नेपाल को हिला डाला। और न्यूज़ ये थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और अब सवाल उठता है, आखिर क्यों वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया और क्यों हजारों जेनजीस रोड में उतर आए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि नेपाल में आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 2008 से, जब नेपाल में मोनार्की खत्म हुई और वो एक रिपब्लिक देश बना। और वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब उनके देश में भी डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन होता कुछ उसका उल्टा है। और वहाँ बार बार सरकारें गिरती रही और नई नई सरकारें बनती रही। वहाँ पे करप्शन, पॉलिटिकल फैमिलीज के पावर गेम और पॉलिटिकल लीडर्स और उनके बच्चों के लेविश लाइफस्टाइल ने वहाँ के लोगों का ट्रस्ट पूरा तोड़ दिया। तो दोस्तों इन सब की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 को, जब नेपाल की गवर्नमेंट ने वहाँ एक न्यू रूल लागू किया, जहाँ पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के अंडर जरूरी कर दिया गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में हैं उनको वहाँ रजिस्टर करना होगा। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहाँ रजिस्टर नहीं करेंगे उन सब में बैन लगा दिया जाएगा। और वहाँ भी कुछ ऐसा ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स ने वहाँ रजिस्टर नहीं किया, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप्स पर बैन लगा दिया। ये कदम सरकार ने इसलिए उठाया क्योंकि वो देश में फैलती मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को रोकना चाहते थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे सेंसरशिप मान लिया। उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए टिकटॉक और वीपीएन्स का यूज़ किया। लेकिन दोपहर तक प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहाँ के आंदोलनकारियों ने पार्लियामेंट के बाहर बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस को टीयर गैस के गोले, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट्स का यूज़ भी करना पड़ा। पर भीड़ इतनी ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी कि कंट्रोल होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती थी। कुछ जगहों पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस को असली बुलेट्स का यूज़ भी करना पड़ा। टेंशन बढ़ने लगी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 8 सितंबर तक वहाँ 19 लोगों की मौत हो चुकी थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। 9 सितंबर की रात तक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब वहाँ की सरकार को भी लगने लगा था कि प्रोटेस्ट उनके काबू से बाहर हो गई है। तब उसी दिन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा हुआ बैन का फैसला वापस ले लिया और बैन हटा दिया गया। जितने भी ऐप्स बैन हो रखे थे वो सब रिस्टोर हो गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बिगड़ती हालात को देखते हुए अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कई सरकारी भवनों, सांसदों, पार्लियामेंट हाउस और प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस में प्रोटेस्टर द्वारा भारी तोड़फोड़ हुई और यहाँ तक कि आग भी लगा दी गई। इस कारण सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया गया और आर्म्ड फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि वहाँ की यूथ का आखिर इतना गुस्सा क्यों फूटा। दरअसल नेपाल में एक ही इशू नहीं है, वहाँ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2011 की सेंसस रिपोर्ट्स के हिसाब से नेपाल की पॉपुलेशन में 40% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन देश में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि हर साल लाखों नेपाली अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में काम की तलाश में जाते हैं। वहीं अगर हम नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चों की बात करें तो वह विदेश में पढ़ने जाते हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। प्रोटेस्टर्स की डिमांड बिल्कुल ही सिंपल है। वो चाहते हैं कि देश में करप्शन और नेपोटिज्म खत्म हो जाए और देश में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हो, ताकि नेपाल के युवा दूसरे देश में काम की तलाश में ना जाएं। अभी की रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, पर कर्फ्यू कई जगहों से अभी तक नहीं हटाया गया है। इस मोमेंट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जेनजीस अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला नेपाल प्रोटेस्ट का। ये हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी देश हो, अगर वहाँ के युवाओं को अच्छी फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर नहीं मिल जाता तो वो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, नेपाल में ये प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म बदलाव ला पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।